नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पैसा बोलता तो है मगर अब पैसा दिखता नहीं, दिखेगा नहीं, वो सिर्फ पल भर में यहां से वहां हो जाएगा। कैशलेस दौर में पैसे का यही रूप है। भारत सरकार प्रचार में जुटी है कि एक ही साथ महानगरों से लेकर कस्बों गांवों में लोगों को बैंकों से नाता बदल जाए। एटीएम के कारण ऐसे ही हम या आप बैंक की ब्रांचों में कम जाने लगे थे, लेकिन अब एटीएम की हालत भी कहीं पुराने जमाने के पीसीओ जैसी ना हो जाए। पीसीओ गायब ही हो गया, कहीं एटीएम ना गायब हो जाए। मोबाइल फोन में ई वॉलेट डाउनलोड कीजिए, बैंक के ऐप डाउनलोड कीजिए और बिना मैनेजर का चेहरा देखे चेक साइन किए बिना लेन देन चालू कर दीजिए। जरूरी है कि जब लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम के दायरे में ठेल ठेल कर लाया जा रहा है, तो उन्हें इसी वक्त सुरक्षा को लेकर उसी पैमाने पर सतर्क भी किया जाए। नए ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की आशंका संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आप लापरवाही ना भी करें तो भी गारंटी नहीं है कि डाका नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन लुटेरों का गिरोह किसी दियर में नहीं रहता, दियरा में, बल्कि रूस, रोमानिया से लेकर अमेरिका, चीन, कहीं भी हो सकता है और आपके खाते का पैसा उड़ा सकता है। हमें देखना होगा कि जिस तेजी से लाखों लोग कैशलेस सिस्टम को अपना रहे हैं, क्या उसी तेजी से हमारी पुलिस, साइबर सुरक्षा इस लायक हो सकी है कि साइबर सुरक्षा भंग होने पर तुरंत पैसा और इंसाफ दिला सके। अदालत भी 12 दिसंबर को एसोचैम और अर्नस्ट एंड यंग ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति नाम की रिपोर्ट जारी किया है और इसके अनुसार कंपनियां मोबाइल फ्रॉड को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि 40-45% लेन देन मोबाइल फोन के जरिए होता है। मोबाइल फोन का खतरा 60 से 65% बढ़ सकता है। पिछले 3 साल में क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े फ्रॉड में 6 गुना की वृद्धि हुई है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रोफेसर संजीव सोफट और डॉक्टर दिव्या बंसल का इंटरव्यू छपा है। इनका मानना है कि रेगुलेशन के मामले में भारतीय बैंकिंग सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं, बस हम लागू नहीं कर पाते। कौन सा खरे उतरना हुआ? इसके अनुसार भारत में डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन नहीं है, यह भी समझेंगे ये क्या होता है। इन्होंने सुझाव दिया है कि वैसे ईमेल, फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज का कभी भी जवाब आप मत दीजिए जिसमें निजी जानकारी मांगी जा रही हो, यानी जन्मदिन, फोन नंबर वगैरह वगैरह। सभी कार्ड की एक लिस्ट बनाकर घर में किसी सुरक्षित जगह पर रखिए। ऐसे पिन नंबर ना रखें जिनके बारे में कोई आसानी से पता लगा सके। आशंका होते ही पिन नंबर तुरंत बदल दीजिए और किसी दोस्त को भी ना बताएं। ईमेल या डेस्कटॉप पर पिन नंबर या कार्ड नंबर ना रखें, किसी कागज पर रखें। किसी साइबर कैफे या पब्लिक पीसी से ऑनलाइन बैंकिंग ना करें। इसके बाद भी हम लोग चूक जाते हैं, कोई फोन करता है और अपना सारा डिटेल बता देते हैं। नॉर्टन साइबर सिक्योरिटी सर्वे ने भारत के 1000 उपभोक्ताओं का सर्वे किया। उसके अनुसार 34% भारतीय बेहद लापरवाह और दिलदार निकले। वे अपने पासवर्ड किसी के साथ भी साझा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ऑनलाइन में कोई खतरा नहीं है, मेरा डेटा कौन चुराएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी का भी डेटा कोई भी चुरा सकता है। डेटा माने अब नोट, रोकड़ा। साइबर सुरक्षा सरकार, कंपनी और उपभोक्ता तीनों की जिम्मेदारी है, ऐसा कहते हैं। वैसे कोई भी सुरक्षा तीनों की जिम्मेदारी है। जो भी कंपनी डिजिटल बैंकिंग की सेवा देती है उसके पास पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड PCI DSS 2.0 प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये सब सीख लीजिए हिंदी में भी। अक्टूबर महीने में 32 लाख डेबिट कार्ड की सूचना उड़ा ली गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक के कार्ड का डेटा चोरी हो गया था। भारत के इतिहास में साइबर फ्रॉड की एक फाइनेंशियल क्राइम की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। तब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने बयान जारी किया था कि सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं, ग्राहकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। NPCI ने कहा था कि 19 बैंकों के 641 ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की शिकायत आई है। कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख की रकम निकल गई। अब इसमें से अगर 20 लाख आपके निकल गए तो कहां छटपटाते रहेंगे, कल्पना कीजिए। इन कार्ड के साथ चीन और अमेरिका में फ्रॉड किया गया है। जाहिर है इस खेल में लुटेरा चीन और अमेरिका का रहा होगा। वो पकड़ा गया है या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इतना आसान भी नहीं है साइबर झपटमारों को पकड़ लेना, खासकर विदेशी। देशी भी नहीं पकड़े जाते। बहुत से लोगों के साथ आए दिन ऐसा होता रहता है कि उनके कार्ड से किसी और ने पैसे निकाल लिए। 10 सितंबर को हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने एक स्टोरी फाइल की। दिल्ली के ही कंजावाला में किसी ने क्लोन बनाकर, नकल करके एटीएम से 6 लोगों के लाखों रुपए निकाल लिए एक ही दिन में। MD पांडे ने कंजावाला के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के एटीएम से 10,000 रुपया निकाला। उसी रात गुड़गांव में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 35,000 रुपया किसी और ने निकाल लिया। उन्हें तब पता चला जब रात 11 बजे मोबाइल फोन पर मैसेज आया। वहीं के निवासी हैं संजय माथुर, इनका 70,000 रुपया निकाल लिया। इन्हें FIR दर्ज करने में ही 15 दिन लग गए। दिल्ली पुलिस से लेकर बैंकों के चक्कर लगाते रहे, तब FIR हुई। ये घटना की रिपोर्ट हमने जब 32 लाख डेबिट कार्ड चोरी हुए थे उनके डेटा तब भी बताई थी, सेम टू सेम।
2 महीने बाद स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से यह जवाब आया है। आज ही रवीश ने बात की है पांडे जी से कि जवाब आया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जिस एटीएम से पैसा निकाला गया था वो लोग पूरी जानकारी नहीं दे रहे। देखिए, 2 बैंकों के बीच में ही तालमेल ठीक नहीं है, यानी अभी तक लोग अपना पैसा हासिल नहीं कर पाए हैं, जबकि इसी गांव के आधा दर्जन लोगों के कार्ड का नकल बनाकर लाखों रुपया निकाल लिया गया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखा है। कस्बे और गांव के लोगों के साथ ऐसा हुआ तो वो किसको जानते हैं, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक बैंक के दौर में ईमेल से जवाब तो आ जाता है, मगर लूटा गया पैसा वापस लेने में महीने लग जाते हैं, आता भी नहीं है कई बार। सोमवार के इकोनॉमिक टाइम्स की शैली सिंह की रिपोर्ट छपी है कि भारत के 70% एटीएम मशीनों को हैक करना, मैंने उनसे जानकारी उड़ा के आपका नोट उड़ा लेना, जानकारी को यहां पैसा समझें, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये सभी एटीएम विंडो एक्सपी नाम के सॉफ्टवेयर पर चलते हैं, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने अप्रैल 2014 से सुरक्षित करना, अपग्रेड करना बंद कर दिया। रिपोर्ट में एटीएम सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी ने कहा है कि यह काम बैंकों का है कि वे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। इस कारण हैकरों के लिए इन एटीएम मशीनों के जरिए आपके कार्ड को हैक करना कहीं ज्यादा आसान हो गया है। दुनिया भर में एटीएम मशीनों को 5 साल में बदल दिया जाता है, नए सॉफ्टवेयर लगा दिए जाते हैं, लेकिन भारत में 10-10 साल तक इन्हें नहीं बदला जाता। इन्हें हटाया भी जाता है तो नष्ट नहीं किया जाता, किसी और जगह पर लगा दिया जाता है। दिल्ली का माल पटना में, पटना का माल मोतिहारी में। इस रिपोर्ट में माइक्रोसॉफ्ट का बयान नहीं है इकोनॉमिक टाइम्स में, लेकिन अखबार ने लिखा है, यह काफी कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है यह रिपोर्ट। दिल्ली के शाहदरा के लोकेश जैन की कहानी देखी। कैशलेस दौर के माहौल में मोबाइल बैंकिंग का ऐप डाउनलोड कर लिया, लेकिन अगले दिन जब वो मोबाइल वॉलेट से बिजली बिल भरने गए तो पता चला कि उनके खाते से 17,580 रुपए गायब हो गए। मीडिया को बुलाने लगे, चारों तरफ चैनल को चल गया, उनके अकाउंट में जीरो बैलेंस दिख रहा था। पुलिस से शिकायत कर दी है, जांच चल रही है, यह चलती रहेगी। इसी साल फरवरी में बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से भारतीय रुपए में 660 करोड़ रुपए उड़ा लिया गया। दुनिया में अब तक इससे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड नहीं हुआ। अभी तक यह पैसा वापस नहीं हुआ है। जब बैंक अपना वापस नहीं ले सकता है, ले पाया है, तो आपका लूटा गया पैसा कैसे मिल जाएगा? इतनी आसानी से तो नहीं। हमने आईसीआईसीआई बैंक की नियमावली जाकर पढ़ने का प्रयास किया कि ऐसी स्थिति में बैंक अपने ग्राहकों से क्या वादा करता है। भारत में बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया BCSBI है, बैंक इसके सदस्य होते हैं। इसने एक उपभोक्ताओं के लिए गाइडलाइंस बनाई है और इसी के अनुसार आईसीआईसीआई ने वादा किया है कि किसी फ्रॉड के मामले में अगर बैंक मान ले या सहमत है कि गलती उसकी है या उसके स्टाफ की है, तो बैंक अपना दायित्व स्वीकार करेगा और क्लेम चुकाएगा। फ्रॉड होने पर जब ब्रांच या उपभोक्ता में से किसी की गलती नहीं होगी, दोनों की, तो एक सीमा तक बैंक उपभोक्ता के नुकसान की भरपाई करेगा। अब 10 लाख रुपया किसी ने उड़ा लिया तो आपको हो सकता है कि 10,000 मिले या 20,000 मिले। जॉब रैकेट, लॉटरी, ईमेल के जरिए फंड ट्रांसफर करना, इनसे वैसे ही सावधान रहिए। लेकिन अगर फ्रॉड हुआ तो बैंक तय करेगा कि क्या उसके स्टाफ ने ऐसा किया है। ऐसा साबित अगर हो गया तो बैंक अपना दावा तय करेगा कि आपको कितना देना है। बैंक की गलती होगी तो बैंक पूरा पैसा चुकाएगा। अगर उपभोक्ता या बैंक में से किसी की गलती नहीं होगी और सिस्टम में किसी गड़बड़ी से ऐसा होगा तो 5,000 रुपए तक के लिए चुकाया जाएगा। मैंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। जो भी इस जीवन में इस तरह का भुगतान होगा फ्रॉड का, वो एक ही बार हुआ। अगर दोबारा आपके खाते से फ्रॉड हो गया तो शायद 5,000 भी ना मिले। वैसे हिंदी में भी आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट पे काफी विस्तार से क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और तमाम बैंकों की वेबसाइट पे इसकी जानकारी है, आप पढ़िए जरूर। ऑनलाइन बैंकिंग आज की सच्चाई है, इसका इस्तेमाल दुनिया में हो रहा है, खतरे भी उतने ही हैं। अब आपको समझना है कि आपका पैसा पल भर में किसी ने गायब कर लिया तो क्या आप उसे साल भर में वापस ले पाएंगे? क्या आपको पता है कि क्या क्या करना है, किसके पास जाना है, किससे पूछना है? पुलिस, बैंक, उपभोक्ता, ईमेल वगैरह वगैरह कितना क्या करेंगे? बैंकिंग कोड किसी फ्रॉड की स्थिति में बैंकों को बचाने के लिए है या उपभोक्ता को? अब समय आ गया है कि हम नए सिरे से उसकी गाइडलाइन को देखें। ये सब नए विषय हैं जिनके बारे में आपको ही नहीं, हम पत्रकारों को भी जानने समझने की बहुत जरूरी है। वैसे हमारा भी ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया, कुछ नहीं कर पाए। बरखा दत्त का भी कर लिया गया, कुछ नहीं हो पाया। राहुल गांधी का भी कुछ नहीं हुआ। तो नहीं होता है तो आप कस्बे में हैं, अगर सहारनपुर में हैं, हमीरपुर में हैं, तो क्या करेंगे? टाइम में हम यही बात करेंगे। साकेत मोदी साहब हैं हमारे साथ, CEO हैं लुसिडियस इनकी कंपनी है। प्रशांत मानली साहब हैं, वकील हैं और साइबर एक्सपर्ट हैं। विवेक बेलगावी साहब हैं, पार्टनर हैं, वो फिनटेक लीडर हैं PwC के। तो प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए अगर हम हिंदी के दर्शकों को सरल तरीके से ये बता सके कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या जानना चाहिए, कितना डरना चाहिए, कितना भरोसा करना चाहिए। क्या ये बात सही है कि हमारे ATM जो हैं
वो कभी भी धोखा दे सकते हैं किसी के साथ भी। देखिए, जो हमारी एटीएम है, इसमें से 70% एटीएम जो है हमारे, उसके अंदर विंडोज़ एक्सपी नाम का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। और ये विंडोज़ एक्सपी 2014 अप्रैल 2014 से माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी सर्विस देना बंद कर दिया है। इसके अलावा जो एटीएम ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं, और ये जो अभी नए फ्रॉड्स की जो जन्म होगा, जो आपके वॉलेट से होगा, वो अलग टाइप के फ्रॉड्स आपके सामने आएंगे। तो जब भी आपके कोई भी ग्राहक के साथ ये फ्रॉड होता है, तो उनके साथ उन्हें 3 चीज़ें करनी होती है। पहले तो आप बैंक में जाके एक अपने हाथ से अपनी भाषा में कोई भी पत्र लिख के बैंक मैनेजर को देके उसकी एक्नॉलेजमेंट कॉपी ले लीजिए। दूसरी बात, आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दाखिल करके उनकी भी एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी ले लीजिए, क्योंकि वो एफआईआर तो तुरंत करते नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर आपका पैसा सचमुच मोटा हो, तो आप अपने स्टेट के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो सेक्शन 46 हमारी जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, उसके तहत बनाया गया है, मतलब जो आईटी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, ये कहाँ बैठता है सर? ये जो ऑफिसर का नाम लिया, ये किधर होता है? बैंक में होता है या ऑफिसर सरकार का होता है? हाँ, ये जो सरकार का होता है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं, स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं हर एक स्टेट के, उनके पास पत्रकार नहीं मिल पाते हैं, ये आम आदमी कैसे मिलेगा? प्रशांत जी, स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जर्नलिस्ट नहीं मिल पाता है। कोई अगर हमीरपुर का आदमी को अगर पैसा फ्रॉड हो गया तो कहां मिल पाएगा उससे? वो लखनऊ जाएगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने। यही तो इसमें दिक्कतें है। जो 30 स्टेट है, 30 स्टेट में से करीब 3 स्टेट के ही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं, बाकी स्टेट के तो कर ही नहीं रहे हैं। मतलब डिजिटल इंडिया का ये हाल है कि डिजिटल इंडिया में आप डिजिटल इंडिया में सहभागी तो हो, लेकिन इसमें ग्रीवेंस हैंडल करने का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। अब पुलिस के पास, अभी आप देखो, लाखों की कमाई हो, अगर फ्रॉड हो तो पुलिस शायद आपके पास देखती भी है, लेकिन 10-15 हजार का आपका फ्रॉड हो तो शायद पुलिस देखती भी नहीं आपके पास। तो वैसे ही हाल ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का भी है। इससे बदतर हमारे साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल जो हमारा दिल्ली में है, उसमें तो 2012 से आज तक जज नहीं है, चेयरमैन साहब है नहीं उसके अंदर, अभी तक अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ। ये क्या संस्था है? इसका क्या काम है? साइबर अपीलेंट ट्राइब्यूनल। या ये जो साइबर अपीलेट जज नहीं है इसमें 2012 से, 2012 से आज तक जज अपॉइंट नहीं हुआ है। और आज अपनी स्थिति है कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर और आईटी मिनिस्टर एक ही के पास, व्यक्ति के पास पदभार है, तो हम इसे तुरंत कर सकते हैं, ताकि डिजिटल इंडिया में जो रिड्रेस मैकेनिज्म है कि भाई कल कुछ गलत हो जाती है, तो आराम से कर पाए। तो प्रशांत जी, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि ये जो फ्रॉड है, इनका प्रतिशत क्या है? क्या ये सामान्य रूप से रोज अलग अलग लोगों के साथ हो रहा है? एक ऑफलाइन बैंकिंग, यानी जो पुरानी व्यवस्था में बैंकिंग होती थी, तो मैं ये सोच रहा था कि पहले हम खबर पढ़ते थे कि बैंक लूट लिया गया, ठीक, इसमें भी बैंक लूटा जा सकता है, जैसे बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक हैक करके लूट लिया गया। लेकिन यहां तो बैठे बैठे आपका अकाउंट से भी पैसा कोई लूट ले सकता है और साकेत के अकाउंट से भी कोई पैसा लूट सकता है, ठीक। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका प्रतिशत क्या है? क्या बेवजह डरने की बात है? ये कोई छोटी मोटी एकाध घटनाएं होती हैं देश में? अगले 5 वर्षों में 30,000 करोड़ सिर्फ 27 पीएसयू बैंक से, उसमें से फ्रॉड के जरिए लूटा गया हुआ है। 30,000 करोड़ की बड़ी रकम लूटी गई है। अच्छा, साइबर फ्रॉड का जो मामले है वो हर साल करीब 300% से बढ़ते जा रहे हैं। हर एक पुलिस, अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखते हैं तो 300% से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ये अलग अलग स्कीमों के जरिए लोगों को लूटा जा रहा है। सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा लूटा जा रहा है, या फिर ईमेल स्कैम के द्वारा, या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स के द्वारा, अलग अलग फ्रॉड्स के द्वारा लूटा जा रहा है। ठीक है साकेत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जिन्होंने जिस ग्रुप ने बरखा का और इन लोगों का ईमेल हैक किया है, तो उसका एक इंटरव्यू छपा है factordaily.com पे। तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास भारत के एनपीसीआई, जो ये सब जो मोबाइल वॉलेट बैंक का, या आईडीआरबीटी, नेफ्ट, आईएमपीएस, मतलब बैंकिंग जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उससे रिलेटेड, उनके सारे डेटा हैं, और बैंकों के जो सर्टिफिकेट हैं इंक्रिप्शन के, मतलब जासूसी के, मतलब गुप्तता के जो सर्टिफिकेट है, वो सब भी उनके पास है। तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिस वक्त कोई हैकर चाहेगा बैंकों से पैसा उड़ा सकता है, इतना आसान है। इसमें 2 चीज़ें मैं कहनी चाहूँगा। सबसे पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन देखते हैं जिस हिसाब से चीज़ें होती है, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, जेपी मॉर्गन चेज। उनका साल का बजट होता है
300 मिलियन US डॉलर्स, विच कम्स टू क्लोज टू करीब 2000 करोड़ रुपए, जो वो हर साल खाली साइबर सिक्योरिटी पे स्पेंड करते हैं। 2000 करोड़ रुपया साइबर सिक्योरिटी पे खाली खर्च साइबर करता है। सिक्योरिटी भारत हर का कौन सा बैंक 100 करोड़ रुपया भी खर्चा करता है? उतना नहीं करता है, उतना भी नहीं करता है। तो मैं ये इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्यों दिया आपने ये उदाहरण? उसके बावजूद वो 3 साल पहले हैक हुआ था। 2000 करोड़ रुपए स्पेंड करने के बावजूद एक काफी बड़े in a very big way they were hacked and in a bad way. So बोलने का मतलब ये है कि देखिए, जब आप ऑनलाइन जाते हैं, it is given that there will be certainly multiple kinds of risks which will be there. पर हमें ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें ऑनलाइन अवेयरनेस के साथ जानी चाहिए। आपने जिस तरीके से शुरू में बहुत ही अच्छी चीजें बताई कि किस हिसाब से एक आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है जब वो ऑनलाइन जा रहा है। इसमें दो एंगल है आपके उदाहरण से। एक तो बैंक को तो पता होगा क्योंकि वो अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहा है, तो जब वही दुनिया का सबसे बड़ा बैंक 2000 करोड़ रुपया साल का खर्चा करके सिक्योर नहीं है, तो हम आम आदमी को क्या झूठ मूठ का बता रहे हैं कि अपना पासवर्ड मुश्किल रखना, ऑनलाइन साइबर पीसी में मत करना, मोबाइल फोन मत चोरी करना, वो तो होगा ना। फिर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इसलिए दूंगा। एक बार अगर हम फिजिकल, तो पहले बैंक तो अपने आप को ये बताएं कि वो मजबूत हैं, उनका डेटा नहीं जाएगा, वो क्या इंश्योर कर सकते हैं बैंक? अगर मैं आपको एक फिजिकल वर्ल्ड की एग्जांपल देता हूं, क्या आप मुझे ये इंश्योर कर सकते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी 100% सिक्योर्ड है? हम तो एक ऐसे देश में आते हैं जहां पे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। मैं मानता हूं कि बैंक में डकैती हो जाती है, लेकिन मैं घर में बैठा हुआ हूं, है ना, एक मोबाइल नंबर याद नहीं रहता है, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि वो हैशटैग लगा दो, स्टार लगा दो, मुश्किल लगा के एक अपना पासवर्ड बना लो। कोई याद तो रखेगा नहीं, वो रखेगा तो जेब में ही रखेगा, कहीं ना कहीं रखेगा, फिर भी वो किसी को मिल जाएगा। तो एक पासवर्ड से मेरी जिंदगी भर की कमाई कोई लूट सकता है, यही लूट सकता है ना। ये पहले के फिजिकल सिस्टम में नहीं था। तो ये तो दुनिया तो बदल गई है, बदलेगी। मैं आशंकावादी नहीं हूं, मैं जा रहा हूं कि आप बताइए, गारंटी कीजिए कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं ये नहीं होगा अगर आप अवेयरनेस के साथ इसे यूज करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको। अगर आप अपनी सारी लाइफ की सेविंग एक ही बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो अगर वो हैक होगा तो डेफिनेटली आप सब कुछ ही, इसका मतलब हम 5 और खोल लें, 5 और अकाउंट खोल लें। बिल्कुल खोलिए, एक आदमी 5 और अकाउंट। आप सारे अंडे एक बात नहीं, तो ये आपने काम बढ़ा दिया ना, फिर वो तो बहुत सारे लोग एक ही में, तो चलिए ठीक है। नहीं, पर ये नंबर 1 है। दूसरी चीज, खाली बैंक अकाउंट की बात नहीं है। आप आज अगर क्रेडिट कार्ड भी लेने जाते हैं, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज के दिन ज्यादा क्रेडिट लिमिट होना इज बिकम अ स्टेटस सिंबल। जबकि आज मेरे पास 4 क्रेडिट कार्ड है, जिसके एवरी कार्ड हैज अ लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज। सो मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं अपने रिस्क को, रादर देन एक कार्ड लेना जिसे 10 लाख रुपए। तो लोग 4-5 कार्ड क्रेडिट कार्ड ले लें, यही आप सारी चीजें अगर एक मतलब ये तो देखिए साकेत जी, आप कर सकते हैं, मैं उतना तेज नहीं हूं, तो हो सकता है आपके संपर्क में मैं कर सकता हूं, लेकिन जरा ये जिले के लोग, कस्बों के लोग, गांव के लोगों पे तो ज्यादा है ना कि 4 क्रेडिट कार्ड, 4 प्रकार का पिन नंबर कहां से रखेगा सर? अब आप एक सेकंड के लिए सोचिए, हम बोल रहे हैं कि आज से 6 महीने पहले जिस तरीके से बैंक अकाउंट खुलाया जाता था, आज बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको अगर पता है, फॉर एग्जाम्पल डीबीएस का ये एक नई सर्विस है, और वो बहुत अच्छी सर्विस है, जहां आप खाली फिंगरप्रिंट दीजिए कैफे कॉफी डे में जाके, जहां पे फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड नंबर अगर आप अपना इसको व्यापक मत बनाइए ना, कहीं कहीं तो अलग अलग सुविधाएं हैं। मैं ये 2 बातें मैं जानना चाहता हूं। आपने एक जिम्मेदारी डाली उपभोक्ता को सतर्क रहना, वो ठीक बात है। हाँ, ये जो जिम्मेदारी डलवा रहे हैं उपभोक्ता पे, बैंक सुरक्षित हैं हैकर से? बैंक, कोई भी दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जब सुरक्षित नहीं तो 100% कुछ नहीं होता। तो बैंक का पैसा लुटाएगा तो बैंक की देनदारी है। अब आम आदमी का अगर उसकी गलती से पूरी कमाई चली जाए, तो अब हम उसको क्या ये कहें कि वो 5 अकाउंट खोले, 5 कार्ड रखे? मतलब सर, उसको क्या बताएं? अगर आज आपको जो कन्वीनियंस मिल रहा है डिजिटल बैंक के कारण, जहां पे आपको एक पूरा दिन चल जाता था खाली बिजली की बिल देने के लिए, वहां अगर 5 मिनट, वो हम समझ रहे हैं, नहीं तो लोग वो कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा कि सबके साथ ये होने जा रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो एजुकेट करने के लिए कह रहा हूं कि अगर किसी का, वो दिल्ली का ही गांव है, जिसके गांव का अगर 70,000 रुपया अगर किसी का चला गया, तो 1 साल की किसी की सेविंग होती है। हाँ, और 2 महीने तक उनकी सेविंग नहीं आई। वो पीएमओ को भी चिट्ठी लिखा, उनका एक्सेस तो एक रिपोर्टर के पास था, अगर रिपोर्टर गया, एनडीटीवी में कवरेज हुआ, तब जाके एफआईआर हो गई। सबके पास तो एक्सेस नहीं है ना सर। पर दूसरे साइड अगर आप देखो, वो एक ही आप एग्जांपल, ये क्यों हुआ? अगर ये हो गया, अगर जिस दायरे से किया जा रहा है, तो ये हो गया, तो ये देनदारी बैंक की बनती है कि नहीं बनती है? अगर बैंक के साइड से कोई गलती थी तो जरूर बनती है। अगर एटीएम से क्लोन हो गया है तो उसकी तो जांच ही नहीं हुई सर अभी तक। बिल्कुल सही बोल रहे हो, और उस केस में बैंक को जरूर पैसे पूरे तरीके से वापस देना चाहिए। और लॉ भी ये कहता है, और ये प्रशांत आपको और ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि लॉ के कारण अगर आप पहले 4 दिन के अंदर बैंक को कह देते हैं कि ये चीज हुआ है, और ये प्रूव हो जाता है कि आप
इसमें ऐसा किसी भी तरीके से मैंने वो एक आध अपवादों में हुआ होगा। हम लोगों को आपको ये सुविधा होगी, लेकिन ज्यादातर बैंकों का क्या रवैया है वो आप, हमारी सहयोगी हैं रेवती लॉल, उनको इतना दौड़ा दिया, उनका भी पैसा इसी तरह से गया था। पर हम विवेक जी जानना चाहते हैं कि ये जो एटीएम मशीन है, क्या मतलब इस हालत में जो आप लोगों की रिपोर्ट है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, अगर हम मान लें, दुनिया का उतना अनुभव नहीं है, कि अमेरिका का कोई एटीएम है वो कितना सिक्योर है, अगर तुलना करके बता दें सिस्टम से, और भारत का जो एटीएम है जो ज्यादातर 75% आप लोग बोल रहे हैं, वो कितना असुरक्षित है सर? ठीक है, सो मैं एक आपका स्पेसिफिक जवाब देता हूं, फिर मेरे को जेनरिक जवाब भी देना है। हाँ। सो स्पेसिफिकली अभी ऐसी है कि जब जो इंडिया में जो डिजिटल जर्नी शुरू हुई थी, सबसे पहले एटीएम से शुरू हुई थी। अगर आपको याद है 20 साल पहले से सबसे पहले एटीएम आए थे। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे बाकी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सब आए हुए हैं। हाँ। उसकी वजह से क्या हुआ है कि अभी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग काफी एडवांस्ड है। हाँ। और एटीएम अभी भी उतने अपग्रेड नहीं हुए हैं। तो अगर आप सोचेंगे किस तरह से, तो एज अ कस्टमर जब मैं जाता हूं एक बैंक में, मैं मोबाइल बैंकिंग का ऐप डाउनलोड करता हूं, मुझे लेटेस्ट वर्जन मिलता है। पर जब मैं एक अगर एटीएम में जाता हूं तो वो पुराने वर्जन का होता है। तो उसकी वजह से वो अभी तक कैचअप नहीं कर पाए हैं, एंड वो प्रॉब्लम है। अब विवेक जी, मेरा एक सवाल है यहीं पे, विवेक जी यहीं पे सवाल है, चूंकि आप जागरूक उपभोक्ता हैं, आपके पास जितनी जानकारी का एक्सेस है उतनी मेरी नहीं होगी, मेरे से ज्यादा और भी सामान्य दर्शकों की नहीं हो सकती है। तो क्या आप एटीएम से कार्ड निकालते वक्त, एटीएम कार्ड से पैसा निकालते वक्त आपके मन में यह डर रहता है कि क्लोन हो सकता है, आपका पैसा चोरी हो सकता है? काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरे मन में भी ये डर नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपने बैंक को ट्रस्ट करता हूं। और मैं वही मैं कहने वाला था कि मेरे बाकी कलीग से मैं सहमत हूं, ये किसी एक स्टेक होल्डर की गलती नहीं है। यहां पर कस्टमर हैं, उसको जागरूक होना चाहिए, उसको सेफ होना चाहिए। बैंक हैं जिनको अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करना चाहिए। ग्लोबली अगर हम देखें तो कुछ नए नए तरीके के सिस्टम आ रहे हैं जो ऑटोमेटिकली रियल टाइम फ्रॉड को पकड़ते हैं। तो ऐसे नए नए सिस्टम्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि अभी बैंक्स क्या होता है, रूल्स बनाते हैं। तो जो पहले चोरी हो चुकी है उनके पास उनके रूल्स होते हैं, पर चोर भी बिल्कुल नए नए तरीके यूज करते हैं। तो हर बार वो नया चोरी करते हैं, आप नए रूल बनाते हैं। सो आपको ऑलमोस्ट एक चोर से 2 कदम आगे होना पड़ेगा। तो उसका आपके सिस्टम को उतना एनालिटिक्स यूज करना पड़ेगा, आपने कहा कि आप अपने बैंक को ट्रस्ट करते हैं, भरोसा रखते हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आपके बैंक के एटीएम 75% नए चुनौतियों के हिसाब से उनका सॉफ्टवेयर सुरक्षित नहीं है। तो बैंक आपका भरोसा तोड़ रहा है, क्या ये बात लोगों को मालूम है? अभी वही कहने की बात है कि अगर एट द सेम टाइम बैंक बोलेंगे कि लोग अपना पासवर्ड सेफ नहीं रखते, तो कहने का मतलब है कि इस मोमेंट में किसी पे ब्लेम डालना सही बात नहीं रहेगा। आई वुड थिंक कि ये अपॉर्चुनिटी है। तो अभी सबको सुविधा तो पसंद है, नहीं, अब सब कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी सबको पता है कि अपॉर्चुनिटी है, वो लोग कर रहे हैं, लोग पहले से भी कर रहे थे। और सबको पसंद, हाँ, और सबको पसंद भी है। लोग चाहते नहीं है जाके ब्रांच में पासबुक लेके लाइन में खड़े हों। लोग मेरा ये सवाल नहीं है कि उनको पसंद है कि नहीं है, कोई एटीएम विरोधी नहीं है यहाँ पे, मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जिम्मेदारी किस पे बनती है? अगर एटीएम का सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हुआ है तो कंझावाला गांव के वो जो 6 लोग हैं जो कई महीने से 10 सितंबर से भटक रहे हैं, प्रशांत जी मुझे ये बताइए कि फिर वो किसकी गलती की सजा भुगत रहे हैं? उनका 70,000 60,000 चोरी हुई है, तो किसी गलती की सजा भुगत रहे हैं प्रशांत जी? ये तो डेफिनेटली बैंक की गलती है। अगर ये बैंक कोताही बरतती है कि अगर इनको थोड़े से पैसे के लिए अगर इनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं कराना, इनके यहाँ एटीएम में पुख्ता सिक्योरिटी नहीं लगानी, या इनके सीसीटीवी जो है जिसको हम इंटेलिजेंट बना सकते हैं कि कोई उस पर क्लोनिंग मशीन लगाए तो एक अलर्ट जनरेट हो, अगर ये सारी चीजें, ये तो आरबीआई ने बताए हुए मापदंडों को भी नहीं मानती। अब तक करीब 10% बैंक्स के कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें चिप और पिन नहीं लगा हुआ है, तो वो अभी भी स्वाइप कार्ड की तरह चल रहे हैं। मतलब हमें तो वो अक्सर साइबर सिक्योरिटी के जो खतरे हैं उसके तरफ संजीदा ही रखती है। तो बैंकों को चाहिए कि अपने पैसे में से काफी सारा पैसा डिजिटल लिटरेसी पे खर्च करे। अगर वो चाहते हैं कि हम कैशलेस होए, तो हम पे अगर थोपा जा रहा है, सामान्य जनता पे थोपा जा रहा है, तो डिजिटल लिटरेसी के लिए पैसा खर्च करना, या आरबीआई या सरकार को इनको एक पुख्ता बजट देना कि कितना पैसा ये साइबर क्राइम लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी पे खर्च करती है, इसका भी ब्यौरा हो। प्रशांत जी, ये तो बैंकों की बात हुई, साइबर लिटरेसी की। हमारी पुलिस, देखिए हम मान सकते हैं कि दिल्ली में कोई एक थाना साइबर में दक्ष हो, आदमी वहीं तो नहीं जाएगा सब जगह।
यूपी का मालूम नहीं, बिहार का मालूम नहीं, आपके महाराष्ट्र का मालूम नहीं, तो क्या तमाम थाने साइबर सुरक्षा में दक्ष हैं? उनको मालूम है कि कहां आईपी एड्रेस ट्रेस करते हैं? साकेत जी जैसे हैकर तक पहुंच गए, पकड़ के ले आएंगे क्या रूस से? ये तो सबसे वीक पोजीशन है आज हमारी। सारे जितने क्राइम्स हो रहे हैं, आप देखो जो ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था उसमें भी जो उनको गुनेगार मिले हैं वो बाहर के देशों के मिले हैं। तो अक्सर ये हो जाता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के अकाउंट भी हैक हो जाते हैं और फिर उसके बाद यही पुलिस कहती है कि जो इसका आईपी एड्रेस था वो कहीं प्रदेश का है और हमारी पहुंच वहां जाएगी, लेकिन करीब 6 महीने या 8 महीने बाद जाएगी, बिकॉज जो हमारी ट्रीटीज है, संधियां हैं इनके साथ में, प्रदेशों के साथ में, वो उतनी पुख्ता नहीं है। तो इन संधियां हमारी इनके साथ अच्छी नहीं है, ट्रीटीज अच्छी नहीं है, इसलिए हमको डेटा नहीं इनसे मिल पाता और हमारा इन्वेस्टिगेशन कहीं तरीके से रुक जाता है। आपका भी जो अकाउंट हैक हुआ है रवीश जी, उसमें भी अक्सर आपको यही डिसीजन मिलेगा कि कोई बाहर बैठ के, यूएस में बैठ के उसने हैक कर लिया है और उसका जो इन्वेस्टिगेशन है आप देखिए कितना समय लगता है इसके लिए। तो सरकार को चाहिए कि ये जो इनके साथ हम अच्छी संधियां बनाए, डेटा हमारे पास जल्दी आए, अलग अलग देशों से संधियां बनाए ताकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो इनके पास है वो जल्दी से जल्दी हमें मिले और ये साइबर क्रिमिनल्स को हम इफेक्टिवली पकड़ पाए। एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी बात से मुझे ये बात समझ में आई प्रशांत जी की। साकेत, अगले सेगमेंट में आपसे सवाल करेंगे कि ये तो वही हो गया कि बैंक लूट लिया, फोन करके टीवी वाले को इंटरव्यू दे रहा है कि मेरे पास और भी पहले का सामान लूटा हुआ है। तो ये आजकल के साइबर लुटेरे हैं, तो आप इनको जानिए और अपने नेताओं से, जब नेता आपके पास आकर आपके मुद्दों को बदल रहे हैं, कैशलेस को ला रहे हैं, तो आप कैशलेस से ही जुड़े हुए अपने अधिकारों की बात कीजिए कि कहां थाना है, कहां पुलिस है। 30 प्रिंसिपल सेक्रेटरी, 30 राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी में से अगर प्रशांत जी की बात सही है तो 3 ही क्यों उस तरह के अपील करने वाले अथॉरिटी नियुक्त हुए हैं? और जज क्यों नहीं है? उन्होंने बताया कि दिल्ली में जो साइबर ट्राइब्यूनल है उसमें जज क्यों नहीं है 2012 से? तो ये सब भी वैकेंसी भरवाइए। ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। अब साकेत ये बताइए कि दुनिया में कोई भी हैकर से बच नहीं सकता, हाँ? तो इसका मतलब ये सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ये हम नोट करते हैं कि सबको इस्तेमाल कर रहा है, मैं भी करता हूँ, हाँ? हालांकि मैंने अपना ऑनलाइन वाला बंद करा दिया। कौन झमेला में फंसे? बताइए, दुनिया एक कैशलेस हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, मैं उसी वक्त बंद करा रहा हूँ। तो खैर ये अपवाद की बात हो सकती है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कांपते हैं जानकारी में, पासवर्ड भरने में, पिन भरने में, ये सारी, तो इनको कैसे हम सक्षम कर सकते हैं? आप खुद ही कह रहे थे कि सीबीएसई का कोर्स पता नहीं क्या है, कोर्स कितने साल से नहीं बदला है। करीब 10 साल से सीबीएसई का कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है उसमें खाली एक चेंज हुआ है, वो है C++ प्रोग्रामिंग से आप पाइथन प्रोग्रामिंग चूज कर सकते हैं। जबकि दुनिया उससे आगे जा चुकी है। 10 साल में तो आप खुद ही जानते हैं हम कहां से कहां पे आ चुके हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे को डिजिटल अवेयरनेस या डिजिटल एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड किया जाता। मेरे हिसाब से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लूपहोल्स जो है वो ये है कि आज भी स्कूल्स और कॉलेजेस में मोबाइल फोन्स बैंड होते हैं, जबकि जैसे ही आप कॉलेज के बाहर आते हो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिल ही रहा है मोबाइल फोन, घर पे मिलता है उनको। घर पे मिलता है, पर उसकी कोई लिटरेसी नहीं मिलती है। आज आप एक ही तरीके से सीखते हो मोबाइल फोन, वो आपके दोस्त से या किसी कोलीग से जब आप काम पे आते हो कि इसे इस तरीके से। ये तो आप देखिए, आप दिल्ली के हैं, दिल्ली मुंबई की ये हालत है, तो बाकी देश की भी तो कल्पना कीजिए ना कि कोई रत्नागिरी में बैठ के गांव में बैठा हुआ, तो उसको हम कैसे बताएंगे? इसीलिए अभी ये एक समय में तो हमने ला दिया, 1 महीने में तो करोड़ों लोगों को ला दिया इस सिस्टम में। तो कोई ऐसा तरीका बताइए ना कि एक ही समय में करोड़ों लोगों को हम एजुकेट कर दें, मिनिमम कम से कम स्तर पे। तो यही मैंने आज सुबह जो न्यूज पढ़ी थी और मैं बहुत खुश था ये चीज जान के कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पूरा चैनल लॉन्च कर रही है खाली और खाली डिजिटल अवेयरनेस के लिए। पूरा चैनल पूरे दिन खाली कुछ नहीं चलेगा उसमें कि डिजिटल आप जब जाते हो वहां पे ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे आपको सतर्क रहना चाहिए और किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो हैकर्स के द्वारा। इसका पूरा चैनल इज बीइंग आप तो कह रहे हैं हैकर से कोई बच ही नहीं सकता है, तो बच जाने की रिस्क मैनेजमेंट है, कम से कम करने, सबसे कम किस तरीके से आप अपने रिस्क को कर सकते हो। इसमें इनफैक्ट एक काफी फेमस सेइंग होती है दैट देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल ऑन द प्लेनेट, वन हु नो दैट दे हैव बीन हैक्ड, द अदर हु डोंट। गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रहे, इसलिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पर यही देखिए, एक तो ठीक है कि डिजिटल चैनल आ रहा है। प्रशांत, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन के गोवा से खबर पड़ा कि 3 लोग अरेस्ट हो रहे हैं, उसमें कोई स्कीमिंग कार्ड लगा दिया जिससे उसकी नकल हो जाती है। मैं ये जानना चाहता हूं क्या हमारी पुलिस पकड़ने में सक्षम है, क्या ऐसे कार्ड लगा दिए जाएं, या कि या जाकर चेक करने का कि इसमें, इस कार्ड में, स्वाइप मशीन में कोई स्कीमिंग का कोई सॉफ्टवेयर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? ये भी कुछ लॉन्च होगा डिजिटल चैनल की तरह? जी रवीश जी, देखिए कि
एक कॉन्सेप्ट जो है, मैं सब जगह बोलते रहता हूँ कि साइबर पुलिसिंग नाम का कॉन्सेप्ट आज भारतवर्ष में अपने पास नहीं है। हमारे यहाँ पे जो लोकल पेट्रोलिंग तो होती है, लेकिन साइबर स्पेस की जो पेट्रोलिंग करनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा ना कि किस तरीके के गुने जो क्राइम्स है वो हो रहे हैं, किस तरीके के क्रिमिनल्स पैदा हो रहे हैं, क्या पुलिस के स्पाइस जो होते हैं, जो खबरी लोग होते हैं, क्या ये साइबर क्रिमिनल्स के बीच में है। तो ये इसकी कमी है, इसकी फौज ही खड़ी नहीं हुई अपने पास। तो जब तक हम ये अलग अलग टाइप के क्राइम्स जो होते हैं, इसका पहला इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं आया और ये मीडिया के मार्फत इनको आते नहीं रहे, ये जब परिस्थिति चेंज होगी तभी हम इफेक्टिव साइबर पुलिसिंग कर पाएंगे। महाराष्ट्र को आप देखते हैं तो हमने 32 जिले में साइबर पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दिया। तो मैं तो ये चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में साइबर पुलिस स्टेशन होना चाहिए। डिक्लेयर करने पे क्या वो सक्षम है प्रशांत जी? डिक्लेयर करना तो अलग बात है। तो अभी फर्स्ट स्टेप तो हुआ है, लेकिन सक्षम होना अभी और बाकी है, क्योंकि सक्षम होने के लिए आप साइबर पुलिस फोर्स का निर्माण करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये फिजिकल 10 किलोमीटर भागने वाले पुलिस को आप भर्ती करो और फिर उसको आप साइबर पुलिस स्टेशन में बिठाओ, तो ये तो हो नहीं सकता ना। और उनको 2 महीने की ट्रेनिंग सारे हैकरों को नौकरी दो और साकेत को एक डीजी हैकर बना दिया जाए इनको महाराष्ट्र। पर एक खबर इसी बीच में आ गई कि जो लोकेश जैन है शाहदरा वाले, उनके मोबाइल वॉलेट से जो पैसा हुआ था कंपनी ने उनको वापस कर दिया। तो मीडिया की खबर का तो अब मुझे लगता है कि अगर थाने में इंसाफ नहीं मिलता है तो चैनलों के आगे जाए, अगर चैनल अगर चला सके तो। पर विवेक, मैं ये जानना चाहता हूं कि बार बार यहां जिक्र आ रहा है कि एजुकेशन से ये कम हो जाएगा। क्या दुनिया के बाकी देशों में जहां साइबर लिटरेसी भारत की तुलना में ज्यादा है या फिर लोग सतर्क हैं, वहां इस तरह के फ्रॉड की कमी कम है या भारत से भी ज्यादा है? नहीं, थोड़ी कम तो है, पर दूसरे एरियाज में ज्यादा होगी। ये जिस तरह के साइबर क्राइम होते हैं, जिस तरह के हम यहां देख रहे हैं, जो अवेयरनेस से लिंक्ड हैं, वो कम होंगे। बट दूसरे तरीके के लार्ज स्केल जो क्राइम्स होंगे वो ज्यादा होंगे, वो सही है। बट मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इस डिस्कशन में कि along with cyber security and police and law, cyber insurance could be another area which should pick up. क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आपका जो भी पैसा है, जो डिजिटल एसेट है, वो आप वैल्यू कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इवन इंश्योरेंस अगर आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो दैट विल गिव हिम अ लिटिल बिट मोर सिक्योरिटी। अगर हम सिंपल फिजिकल बैंक में पैसा रखें तो कुछ लेने के लिए सोचना नहीं है, डिजिटल में रखें तो इंश्योरेंस भी लें, 5 ठो कार्ड भी लें, 5 बैंक के खाता भी खोलें सर। जैसे आप सोचेंगे, मतलब लॉकर जैसे रखते थे तो लॉकर पे भी इंश्योरेंस होते थे। सो उतना भी अननोन कॉन्सेप्ट नहीं है। बट एज ए सर कि ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, हमें उसको हर तरीके से सॉल्व करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस एक तरीका है, लॉ एंड लीगल वो एक तरीका है, टेक्नोलॉजी और एक तरीका है। तो आप लोगों की बातों से एक मूल बात हुई कि सूचना बहुत जरूरी है। दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं करना है, इसको ठीक से याद कर लीजिए। और कानून के बारे में भी समझ आपकी साफ साफ होनी चाहिए। पहले देख लीजिए कि कानून है कि नहीं है, आपके अधिकार, बैंकों के दरवाजे कितने सुरक्षित हैं, वहां इंसाफ कितना मिलेगा, पेंडिंग के बाद वहां कोई कोर्ट है कि नहीं। कोई अभी प्रशांत जी बता रहे थे कि जज ही नहीं है, अगर दिल्ली में नहीं है तो बाकी जगह का क्या हाल है। और चौथी बात यह है कि इंश्योरेंस, अगर आप अपने कार्ड वगैरह का पैसे रुपए का इंश्योरेंस कर लें तो अच्छा है। और पांचवी बात है कि साकेत जैसे लोगों के संपर्क में रहें, तो जो हैकर लोगों को गुरु लोग हैं तो थोड़ा आपको आसानी हो जाएगा। वो बता देंगे कि पासवर्ड चेंज कीजिए, वो गड़बड़ गिजबिज टाइप का पासवर्ड रखिए ताकि कोई ना पकड़ ले। अब मालूम नहीं कि वो भी पकड़ लेगा तो क्या होगा। पर सोचिए, नया विषय है, नई जिंदगी है, तरह तरह से सोचना है, अपने आप को सक्षम करना है, डरना नहीं है। ब्रेक लेते हैं। एक पत्रकार ने बातचीत के दौरान कहा कि अखबारों के पहले पन्ने पर नोटबंदी को लेकर सकारात्मक खबरें हैं, तारीफें हैं, लेकिन उन अखबारों के भीतरी पन्ने बैंकों के आगे प्रदर्शनों और झड़पों से भरे हुए हैं उन खबरों से। उनकी बात मानकर हम यूपी से निकलने वाले अमर उजाला अखबार के जिला संस्करणों को पलटने लगे वेबसाइट पर जाकर। पिछले कुछ दिनों की खबरें इस तरह से हैं। हापुड़ में नोटबंदी के 33वें दिन भी जिले भर के एटीएम शोपीस बने हुए हैं। मुरादाबाद में वक्त पर पैसा ना मिलने पर वकील की मौत हो गई। बलिया में पैसा नहीं मिला तो लोगों ने प्रदर्शन किया। हमीरपुर के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा कि छोटे कारोबार बर्बाद हो गए।
जौनपुर में पैसा नहीं मिलने पर बैंक कर्मचारियों को निकालकर बैंक में ही ताला जड़ दिया। 12 दिसंबर को बागपत से खबर है कि एक ही एटीएम में पैसा था, भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने हंगामा किया, वगैरह वगैरह इस तरह की खबरें। अब ये रिपोर्ट। नोटबंदी के खिलाफ आगामी 19 तारीख का सरकारी दफ्तर में शामिल हो। उत्तर बंगाल के बानरहाट में चाय बागान मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। चाय बागानों में हर हफ्ते मजदूरों को पैसा दिया जाता रहा है, वो भी कैश में। अधिकतर मजदूरों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, नतीजा उनके खाते में अब पैसा भी नहीं आ रहा। इस महिला को 3 हफ्ते पहले दिहाड़ी मिली थी, अब वो गुस्से में है। बच्चों की फीस के पैसे नहीं हैं, इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही। अगर आपको बैंक अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट देंगे सरकार, तो आप बैंक से पैसे ले पाएंगे? पैसा पाएंगे, लेकिन हम लोग का तो काम अपसेंट हो जाएगा। इतना आदमी से ऑनलाइन लगना पड़ता है हम लोग को, और अपना बगान में ब्रांच होने से हम लोग का सुविधा होगा। अभी तो हम लोग को हाथे में ही चाहिए। क्या मुश्किल हो रहा है? पैसे तो 3 हफ्ते से नहीं मिले, क्या मुश्किल हो रहा है? सबका मुश्किल हो रहा है, तमाशा भी नहीं मिलता है, तलब भी नहीं मिलता है, बहुत असुविधा हो रहा है। ये महिलाएं घर संभालती हैं, चाय बागान में काम करती हैं। इसके बाद बैंकों की लाइन में लगने का धैर्य उनके पास नहीं। इतने आदमी सबका लाइन में हम लोग करने नहीं सकेंगे। बहुत जगह पे बैंक पे यहाँ से पैसा उठाया जाता है। यहाँ से कितना दूर है बैंक? यहाँ से हम लोग 3 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। वहाँ पे लाइन लगेगा, इतना लंबा सा लाइन रहता है जो धक्का मुक्का देके भी बहुत सारा आदमी का भी पैसा हो चुका है ना। चाय बागान मजदूरों को हफ्ते में 750 से 800 रुपए तक मिलते हैं। उनके मामले में न्यूनतम मजदूरी कानून भी लागू नहीं किया जाता। जिनके पास बैंक खाते हैं उनके लिए भी इस समय पैसा निकालना मुश्किल है। बनारहाट में 22 चाय बागान हैं, जिनमें 50,000 मजदूर काम करते हैं, और इतने लोगों के लिए बैंकों की सिर्फ 3 शाखाएं हैं। We request the Prime Minister, the Reserve Bank and all concerned authorities to hold on until the bank develop its infrastructure in every garden. The banks have promised us that they will be coming, but still the bank, which is the United Bank, our banker here, they have still not come to the garden. But hopefully within this week they'll be coming here, and 50% of the workers with at least about 1,000 accounts have to be opened. नोटबंदी के बाद चाय उद्योग अब एक संकट की ओर बढ़ रहा है। Given all this together, then the apprehension of unrest in the garden, the garden managements are really at a loss to understand how they are going to deal with the situation. उधर किसान भी परेशान हैं, चाहे गेहूं की बुआई हो या धान निकालने के लिए उसकी पिटाई। नोटबंदी का असर साफ दिख रहा है। पटना के पास विक्रम ब्लॉक में धान निकालने में जुटे किसानों के पास मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। नोटबंदी पर फर्क ना है, अभी सब मजदूरी कर रहा है, अभी सबके पैसा निकलेगा तो कहीं ना मिलेगा। पैसा यहाँ आता है 2-4 दिन के बाद आता है, खत्म हो जाता है 2-4 घंटा में। बिहार के रोहतास जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ खेतों में धान का ढेर लगा है, लेकिन न तो बाहर से खरीदार मिल रहे हैं और न ही सरकार ने खरीद की है। ऐसे में स्थानीय कारोबारी अब उधार पर धान उठा रहे हैं, यानी किसानों के हाथ में अभी पैसा नहीं आएगा। 50 वर्ष से खेती करता नहीं, लेकिन ऐसा समस्या कबो ना आवत रहे। हमने का मनमाना पहले रहे कि खाद बिया में धान बेच कर ले आवत रहन, लेकिन इन साल धान बेचला पर बढ़िया पैसे नहीं खरीदे। इतना अवसर पर बाटे कि आदमी तबाह हुआ, कोई काम नहीं, कोई खाद नहीं के पूरा दिया। बंदियां ले जाता हूँ धान फ्री में, 1 महीना 1.5 महीना कहा था उनके दे पैसा। खेतों का हाल आपने देखा, अब चलिए भोपाल में थोक कृषि मंडी में। नोटबंदी की मार यहां भी दिखी। आलू, प्याज, लहसुन बेचने आए किसानों को सही दाम मिल ही नहीं रहे। नोटबंदी से बहुत फर्क पड़ा साहब, हमारा धंधा पानी पेट गया। मतलब काश्तकार को भी, मतलब इसमें लहसुन में मेरा 50,000 रुपए का घाटा है। क्यों ऐसे कम में क्यों बेचना पड़ रहा है? कम में बेचना पड़ रहा है साहब, रोक नहीं सकते। अब क्या मालूम भाव बढ़ा नहीं बढ़ा, और तो खराब हो रही है, लहसुन पोंची हो रही है। कैश मिल रहा है आपको, नगद में मिल रहा है या चेक मिल रहा है? चेक मिल रही है सर, और वो चेक 8-15 दिन में टूटता, 15 दिन 8 दिन में ऐसे टूटता, लाइन लगना पड़ता है। नोटबंदी के बाद बस परेशानी का ही दिख रहा है मेरे को। किसानों को पैसा चाहिए,
अब पैसा मिल नहीं रहा है। किसी के पास तो ऐसा है कि बैंक में पैसा होगा, किसी के पास तो कुछ नहीं है, फसल के ऊपर डिपेंड करता है वो। आप क्या लेके आए बेचने? मैं लहसुन लेके आया हूँ। तो क्या रेट मिलेगा, ठीक नहीं मिलेगा? लहसुन का रेट जो पहले मेरे 12,000 रुपए 13,000 रुपए कुंटल का जा रहा था, वो आज की कंडीशन में 7-8 हजार रुपए कुंटल का जा रहा है। कम में क्यों बेचना पड़ रहा है? पैसे के लिए बेचना पड़ रहा है। अभी मेरे को यूरिया खाद चाहिए। उस कैश मिल रहा है? ट्रेडर्स कैश दे पा रहे कि चेक से पेमेंट कर रहे हैं? चेक से पेमेंट हो रहा है। अभी पैसे की जरूरत क्यों है किसान को? किसान को खाद के लिए पैसे की जरूरत है। अभी बुआई तो हमने कर दी, लेकिन अभी खाद के लिए पैसे चाहिए। नोटबंदी के फैसले को 1.25 महीना पूरा होने को है, लेकिन इसके मारे लोगों की तादाद कम नहीं हो रही। लगभग हर क्षेत्र पर इसका असर साफ है। लोग अब बस इस उम्मीद में हैं कि ये मुश्किल दिन किसी तरह जल्द से जल्द कट जाएं। भोपाल से सिद्धार्थ रंजन दास और बानरहाट से सौरभ गुप्ता के साथ रोहतास से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।